नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे बच्चों, आज के इस विशेष सेशन में आपका स्वागत है। कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी आपके सिलेबस का हिस्सा है और ये पूरा आपको महामैराथन आज मिलने वाला है। एक एक टॉपिक को कवर करेंगे जो आपके सिलेबस में है। तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न यहीं से आएगा। आप पढ़ते रहेंगे आप मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। बहुत ही शानदार क्लास होने वाली है और आज की क्लास में आपका पूरा कंप्यूटर तैयार हो जाएगा, यकीन मानकर चलिएगा। बस क्लास को अंत तक देखिएगा। यहां पर आपको सिलेबस का हर एक हिस्सा मिलने वाला है, हर एक टॉपिक मिलने वाला है जहां से प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। 400 से अधिक वन लाइनर्स की ये क्लास होने वाली है और जहां पर आपको सब कुछ सुव्यवस्थित ढंग से प्रोवाइड करवाया जाएगा। और आप लोगों की लगातार मांग भी थी कि कंप्यूटर के लिए कुछ लेकर आया जाए, तो आज मैं लेकर आया हूं। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, नहीं किया है तो कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और रही बात आज के सेशन की पीडीएफ की, तो लोअर पीसीएस बैच में ये पीडीएफ उपलब्ध करवाई जाएगी। अगर आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आपको एक व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, जहां पर जाकर आप हमें मैसेज कर सकते हैं, अपने एग्जाम का नाम लिख सकते हैं और हम आपको ये पूरा कंटेंट सुव्यवस्थित ढंग से उपलब्ध कराएंगे। सभी सब्जेक्ट के वन लाइनर्स होंगे, थ्योरीज होगी, पीवाईक्यूज, एमसीक्यूज होंगे, जिससे आपकी तैयारी बहुत आसान हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये बेहतरीन सेशन। तो ये सेशन है आपका कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी का और यहाँ पर हम शुरुआत करेंगे। आपके जो सिलेबस की पहली हेडिंग है कंप्यूटर डेवलपमेंट एंड हिस्ट्री, सूचना तकनीकी, इंटरनेट एवं डब्ल्यू। चार्ल्स बैबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है, यानी कि फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। अबेकस को विश्व का पहला गणना यंत्र माना जाता है, जिसका आविष्कार चीन में हुआ था। 1642 में ब्लेज पास्कल ने प्रथम यांत्रिक गणना मशीन पास्कलाइन का आविष्कार किया था। लेडी एडा लवलेस को विश्व की प्रथम प्रोग्रामर मान होने का श्रेय प्राप्त है। इनिएक इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था, जो 1946 में बना था। और ये फुल फॉर्म याद रखिएगा, परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। जॉन वॉन न्यूमैन ने इडवैक इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर का निर्माण किया था तथा स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट दिया। यह भी इंपॉर्टेंट है। व्यापारिक उद्देश्य के लिए निर्मित प्रथम कंप्यूटर यूनिवैक 1 था, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इसका भी फुल फॉर्म कई परीक्षाओं में पूछा गया है। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों में इलेक्ट्रॉनिक स्विच के रूप में निर्वात ट्यूब यानी कि वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग होता था। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटरों में वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर ट्रांजिस्टर का प्रयोग हुआ, जिससे क्या हुआ, कंप्यूटर का आकार बहुत छोटा हो गया और स्पीड भी बढ़ गई। ट्रांजिस्टर का आविष्कार 1947 में जॉन वार्डिंग, विलियम साकेले और वाल्टर ब्रिटेन ने वेल लेबोरेटरीज में किया था। तृतीय पीढ़ी में आईसी यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का प्रयोग हुआ, जिसका आविष्कार जैक किल्बी ने किया था। आईसी चिप मुख्य रूप से सिलिकॉन या जर्मेनियम नामक अर्धचालक से बनी होती हैं। चतुर्थ पीढ़ी में, फोर्थ जनरेशन में, माइक्रोप्रोसेसर वीएलएसआई का प्रयोग आरंभ हुआ। विश्व का पहला माइक्रोप्रोसेसर इंटेल 4004 था। पंचम पीढ़ी यानी कि फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटरों में यूएलएसआई यानी कि अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई का उपयोग हो रहा है। आकार और क्षमता के आधार पर कंप्यूटर 4 प्रकार के होते हैं: माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम, सुपर कंप्यूटर। डेस्कटॉप, लैपटॉप, पाम टॉप और स्मार्टफोन माइक्रो कंप्यूटर के उदाहरण हैं। विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर क्रे 1 था, जिसे सेमूर के क्रे ने विकसित किया था। भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर परम 8000 था, जिसे सीडैक पुणे द्वारा 1991 में विकसित किया गया था। डॉक्टर विजय पी भाटकर को भारतीय सुपर कंप्यूटिंग का जनक कहा जाता है। जून 2026 के नवीनतम टॉप 500 रैंकिंग के अनुसार चीन का लाइन साइन विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है, जिसकी गति 2.19 एक्साफ्लॉप्स है। इसके बाद एल कैप्टन अमेरिका और फ्रंटियर अमेरिका का स्थान है। इनकी स्पीड भी यहां पर दी गई है। लाइन साइन सबसे तेज है अभी वर्तमान में, जो जून 2026 का डेटा है उसके अनुसार चीन यहां पर बाजी मार चुका है, अमेरिका से आगे निकल गया है। भारत के प्रमुख आधुनिक सुपर कंप्यूटरों में परम, सिद्धि एआई, प्रत्यूष, मिहिर और एरावत शामिल हैं। सुपर कंप्यूटर की प्रोसेसिंग गति को फ्लॉप्स, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड में मापा जाता है। भारत में निर्मित पहला साधारण कंप्यूटर सिद्धार्थ था। इंटरनेट नेटवर्कों का नेटवर्क है, जिसकी शुरुआत 1969 में अमेरिकी रक्षा विभाग के अर्पानेट से हुई थी। एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट
एजेंसी नेटवर्क से। विंटसर्व को इंटरनेट का जनक कहा जाता है। भारत में इंटरनेट सेवा की शुरुआत 15 अगस्त 1995 को बीएसएनएल विदेश संचार निगम लिमिटेड द्वारा की गई। वर्ल्ड वाइड वेब WW का आविष्कार 1989 में टिम बर्नर्स-ली ने किया था। WW पर दस्तावेजों को प्रदर्शित करने के लिए HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है। वेब पेजों तक पहुंचने के लिए प्रयुक्त सॉफ्टवेयर को वेब ब्राउजर कहते हैं और इनके उदाहरण हैं क्रोम, एड्ज, सफारी, मोजिला फायरफॉक्स इत्यादि। इंटरनेट पर जानकारी खोजने के लिए सर्च इंजन जैसे गूगल, बिंग, याहू का उपयोग होता है। किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को होम पेज कहा जाता है। वेबसाइटों के विशिष्ट पते को URL यानी कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर कहते हैं। URL में मुख्य रूप से प्रोटोकॉल, डोमेन नेम और पाथ शामिल होते हैं। .com व्यापारिक, .edu शैक्षणिक, .gov सरकारी और .org संगठन आदि के लिए टॉप लेवल डोमेन कहलाते हैं। इंटरनेट से जुड़ने के लिए ISP यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की सेवा लेनी पड़ती है। भारत में जियो, एयरटेल, BSNL प्रमुख हैं। सूचना राजपथ इंटरनेट को ही कहा जाता है। इंटरनेट किसी संस्था के भीतर उपयोग होने वाला एक निजी नेटवर्क होता है। एक्स्ट्रानेट एक इंट्रानेट है जिसे अधिकृत बाहरी उपयोगकर्ताओं द्वारा भी एक्सेस किया जा सकता है। वेबसाइट्स को सर्वर पर स्टोर करने की प्रक्रिया को वेब होस्टिंग कहा जाता है। DNS डोमेन नेम सिस्टम डोमेन नाम को IP एड्रेस में और IP एड्रेस को डोमेन नाम में परिवर्तित करता है। अब हम बात करेंगे कंप्यूटर नंबर सिस्टम एवं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की। कंप्यूटर केवल मशीनी भाषा 0 और 1 को समझता है, जिसे बाइनरी नंबर सिस्टम कहा जाता है। बाइनरी संख्या प्रणाली का आधार बेस जो होता है वो 2 होता है और इसके अंक 0 से और 1 होता है। ऑक्टल नंबर सिस्टम का आधार 8 होता है, अंक इसका 0 से 7 तक होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। डेसिमल नंबर सिस्टम का आधार 10 होता है और इसकी जो अंक हैं वो 0 से 9 होते हैं, जो हम सामान्यतः गणित में प्रयोग करते हैं। हेक्साडेसिमल सिस्टम का आधार 16 होता है और इसके जो अंक हैं वो 0 से 9 और A से F तक के कैरेक्टर या अक्षर होते हैं। और यहाँ पर A जो है वो 10 का स्थान लेता है और F 15 का स्थान लेता है, B 11 का लेता है, C 12 का लेता है। इसी प्रकार से आपका चलता है। मेमोरी की सबसे छोटी इकाई बिट होती है जो 0 या 1 हो सकती है। 4 बिट्स का समूह 1 निबल कहलाता है और 8 बिट्स का समूह 1 बाइट कहलाता है। 1024 बाइट्स मिलकर 1 किलोबाइट बनाते हैं। 1024 KB मिलकर 1 मेगाबाइट बनाते हैं और 1024 MB मिलकर 1 गीगाबाइट बनाते हैं और 1024 गीगाबाइट मिलकर 1 TB यानी कि टेराबाइट बनाते हैं। प्रोग्रामिंग भाषाएं मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती हैं। एक तो होती है लो लेवल लैंग्वेज और दूसरी होती है हाई लेवल लैंग्वेज। मशीनी भाषा और असेंबली भाषा लो लेवल लैंग्वेज की श्रेणी में आती है। असेंबली भाषा में बाइनरी कोड के स्थान पर अंग्रेजी के अक्षरों का प्रयोग किया जाता है। फोरट्रान फार्मूला ट्रांसलेशन पहली उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा 1957 थी, जिसे जॉन वैकस ने विकसित किया था। कोबोल कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज व्यावसायिक कार्यों के लिए डिजाइन की गई थी। सी भाषा का विकास 1972 में डेनिस रिची ने बेल लैब्स में किया था। C++ एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भाषा है जिसे बार्न स्टार्टअप्स ने विकसित किया है। जावा का विकास 1995 में सन माइक्रोसिस्टम्स के जेम्स गोसलिंग ने किया। यह इंटरनेट के लिए लोकप्रिय है। पाइथन एक बहुत ही लोकप्रिय इंटरप्रेटेड भाषा है जिसे 1991 में गुइडो वैन रोशम ने बनाया था। पाइथन आजकल बहुत उपयोग में आती है। जितना भी AI का आप इंफ्रास्ट्रक्चर देख रहे हैं वो पाइथन बेस्ड ही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI और मशीन लर्निंग ML के लिए पाइथन और LISP सर्वाधिक प्रयुक्त भाषाएं हैं। उच्च स्तरीय भाषा को मशीन भाषा में बदलने के लिए ट्रांसलेटर प्रोग्राम कंपाइलर इंटरप्रेटर का प्रयोग होता है। कंपाइलर पूरे सोर्स प्रोग्राम को एक ही बार में पढ़कर मशीनी भाषा में अनुवादित कर देता है। इंटरप्रेटर सोर्स प्रोग्राम को लाइन दर लाइन मशीनी भाषा में बदलता है। असेंबलर असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है। प्रोग्राम में मौजूद गलती को बग कहा जाता है और इसे सुधारने की प्रक्रिया को डिबगिंग कहते हैं। एल्गोरिथम किसी समस्या को सुलझाने के लिए चरण दर चरण स्टेप बाय स्टेप निर्देशों का समूह है। तो क्या है? एल्गोरिथम किसी समस्या को सुलझाने के लिए चरण दर चरण स्टेप बाय स्टेप निर्देशों का समूह है। एल्गोरिथम के चित्रात्मक निरूपण को फ्लो चार्ट कहा जाता है।
वेब पेज बनाने और डिजाइन करने के लिए HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट का उपयोग किया जाता है। CSS क्या होती है? स्टाइल होती है। जो आप डिजाइन देखते हैं, कलर देख रहे हैं, जैसे यहाँ पर बैकग्राउंड चेंज हो रहा है, ये सब क्या है? CSS स्टाइल के अंतर्गत आता है। SQL क्या है? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है, का प्रयोग डेटाबेस RDMS को प्रबंधित और एक्सेस करने के लिए होता है। ASCII अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज एक 7 बिट का कैरेक्टर एनकोडिंग है। भारत का अपना 8 बिट का कोड स्की है, इंडियन स्क्रिप्ट कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, जिसमें 256 कैरेक्टर स्टोर होते हैं और इसकी शुरुआत 128 कैरेक्टर आस्की के समान है। तो जो शुरुआती 128 कैरेक्टर हैं वो आस्की के समान होते हैं। अब हम बात करेंगे हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर की। कंप्यूटर के वे सभी भौतिक भाग जिन्हें हम देख और छू सकते हैं हार्डवेयर कहलाते हैं। उदाहरण के लिए CPU, कीबोर्ड, मॉनिटर। कंप्यूटर को निर्देश देने वाले प्रोग्रामों का समूह सॉफ्टवेयर कहलाता है, जिसे छुआ नहीं जा सकता है। कंप्यूटर का मुख्य सर्किट बोर्ड मदरबोर्ड कहलाता है, जिससे सभी उपकरण जुड़े होते हैं। CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। CPU के मुख्य भाग ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और CU कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर्स होते हैं। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी एक अस्थायी वोलेटाइल और मुख्य मेमोरी है। पावर कट होने पर इसका डेटा मिट जाता है। रोम यानी कि रीड ओनली मेमोरी एक स्थायी नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, जिसमें निर्माण के समय प्रोग्राम स्टोर किए जाते हैं, जैसे बायोस। रोम के प्रकार पी रोम, प्रोग्रामेबल रोम, ईपी रोम, इरेजेबल पी रोम और ईईपी रोम, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल पी रोम। ठीक है, तो रोम के प्रकार हैं, एक पी रोम है, एक ईपी रोम है और तीसरा ईईपी रोम है। तो पी रोम यानी कि प्रोग्रामेबल रोम, और फिर आता है ईपी रोम यानी कि इरेजेबल पी रोम, और फिर आता है आपका ईईपी रोम यानी कि इलेक्ट्रिकली इरेजेबल पी रोम। CPU और मुख्य मेमोरी के बीच बहुत तेज मेमोरी को कैश कहते हैं, कैश मेमोरी कहते हैं। क्या कहते हैं? कैश मेमोरी कहते हैं। SMPS यानी कि स्विच्ड मोड पावर सप्लाई कंप्यूटर के विभिन्न भागों को आवश्यकता अनुसार DC पावर सप्लाई करता है। सॉफ्टवेयर मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, एक तो सिस्टम सॉफ्टवेयर और फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडोज, लिनक्स, एंड्रॉयड सिस्टम्स सॉफ्टवेयर के सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। विशेष कार्यों के लिए बनाए गए सॉफ्टवेयर जैसे MS वर्ड, व्हाट्सएप, टैली एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कंप्यूटर की कार्यक्षमता बढ़ाने और मेंटेनेंस जैसे एंटीवायरस, डिस्क डिफ्रैगमेंटर का काम करते हैं। हार्डवेयर उपकरणों को चलाने के लिए आवश्यक सॉफ्टवेयरों का डिवाइस ड्राइवर कहा जाता है। हार्डवेयर के अंदर स्थायी रूप से फीड किया गया सॉफ्टवेयर प्रोग्राम फर्मवेयर कहलाता है। जैसे रोम में बायोस फीड किया जाता है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वे हैं जिनका सोर्स कोड मुफ्त में उपलब्ध होता है, जैसे लिनक्स, एंड्रॉयड। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर वो हैं जो क्लोज सोर्स हैं, वे जिनका स्वामित्व किसी कंपनी के पास होता है, जैसे विंडोज, MS ऑफिस। शेयरवेयर वे सॉफ्टवेयर हैं जो कुछ समय के लिए मुफ्त उपलब्ध होते हैं, फिर शुल्क देना पड़ता है। फ्रीवेयर वे सॉफ्टवेयर होते हैं जो उपयोगकर्ता के लिए हमेशा मुफ्त में उपलब्ध होते हैं। अब हम बात करेंगे इनपुट एवं आउटपुट डिवाइसेस की। वे उपकरण जिनके द्वारा डेटा या निर्देश कंप्यूटर में भेजे जा सकते हैं या भेजे जाते हैं, तो वो इनपुट डिवाइस कहलाते हैं। उदाहरण के लिए कीबोर्ड सर्वाधिक उपयुक्त इनपुट डिवाइस है। एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड में 104 कुंजियां होती हैं। F1 से F12 तक की कुंजियों को फंक्शन कीज कहा जाता है। माउस एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है, जिसका आविष्कार डगलस एंगलवार्ट ने 1968 में किया था। स्कैनर हार्ड कॉपी चित्र या टेक्स्ट को स्कैन कर डिजिटल रूप से सॉफ्ट कॉपी में कंप्यूटर में इनपुट करता है। OMR यानी कि ऑप्टिकल मार्क रीडर का प्रयोग वस्तुनिष्ठ उत्तर पुस्तिकाओं को जांचने के लिए किया जाता है। MICR यानी कि मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन का उपयोग बैंकों में चेक को तेजी से प्रोसेस करने के लिए होता है। BCR का उपयोग मॉल आदि में उत्पादों पर छपे बारकोड को पढ़ने के लिए किया जाता है। कंप्यूटर पर वीडियो गेम खेलने के लिए जॉयस्टिक का प्रयोग इनपुट डिवाइस के रूप में होता है। माइक्रोफोन माइक ध्वनि को डिजिटल रूप में कंप्यूटर में इनपुट करने का कार्य करता है। वेबकैम एक डिजिटल कैमरा है जो वीडियो या चित्र को इनपुट के रूप में ग्रहण करता है। वे उपकरण जो प्रोसेस किए गए परिणाम को उपयोगकर्ता तक पहुंचाते हैं आउटपुट डिवाइसेस कहलाते हैं। मॉनिटर प्राथमिक आउटपुट डिवाइस है, जिसे BDT भी कहा जाता है। मॉनिटर की डिस्प्ले गुणवत्ता, रेजोल्यूशन,
पिक्सेल्स की संख्या पर निर्भर करती है। मॉनिटर के मुख्य प्रकार CRT, LCD, LED, लाइट इमिटिंग डायोड और OLED है। प्रिंटर सॉफ्ट कॉपी की हार्ड कॉपी कागज पर में बदलने वाला प्रमुख आउटपुट उपकरण है। बड़े आकार के बैनर, पोस्टर, इंजीनियरिंग नक्शे, स्कैड आदि छापने के लिए प्लॉटर आउटपुट डिवाइस का प्रयोग होता है। कंप्यूटर से ध्वनि को आउटपुट के रूप में सुनने के लिए स्पीकर का उपयोग होता है। प्रोजेक्टर एक आउटपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर स्क्रीन की इमेज को बड़ी स्क्रीन या दीवार पर प्रदर्शित करता है। टच स्क्रीन और मॉडेम ऐसे उपकरण हैं जो इनपुट तथा आउटपुट दोनों की तरह कार्य करते हैं। अब हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है इंटरनेट प्रोटोकॉल, IP एड्रेस। बात करते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल और IP एड्रेस की। तो इंटरनेट पर डेटा संचार के लिए बनाए गए नियमों के समूह को प्रोटोकॉल कहा जाता है। क्या? इंटरनेट पर डेटा संचार के लिए बनाए गए नियमों को समूह को प्रोटोकॉल कहा जाता है। इंटरनेट का आधारभूत प्रोटोकॉल TCP/IP है, यानी कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और इंटरनेट प्रोटोकॉल है। TCP डेटा को छोटे छोटे पैकेट्स में बांटता है, जबकि IP उन्हें सही पते तक पहुंचाता है। IP एड्रेस, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक डिवाइस का एक विशिष्ट संख्यात्मक पता होता है। IP एड्रेस के मुख्य रूप से दो वर्जन हैं, IPv4 और IPv6। IPv4 इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 एड्रेस 32 बिट का होता है, जिसे 4 भागों ऑक्टेट्स में डॉट से अलग किया जाता है। उदाहरण के लिए 192.168.1.1। IPv6 इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 एड्रेस 128 बिट का होता है, जिसे कॉलन से अलग किया जाता है। IPv4 एड्रेस को नेटवर्क साइज के अनुसार 5 क्लासेस क्लास A, B, C, D, E में बांटा गया है। क्लास A की रेंज 1 से 126, क्लास B की 128 से 191 और क्लास C की 192 से 223 होती है। मैक एड्रेस मीडिया एक्सेस कंट्रोल नेटवर्क इंटरफेस कार्ड का 48 बिट का भौतिक पता होता है। HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल वेब सर्वर और ब्राउजर के बीच वेब पेजों को ट्रांसफर करने का प्रोटोकॉल है, जो पोर्ट 80 पर काम करता है। HTTPS, यहां पर S का अर्थ सिक्योर है। HTTP का सुरक्षित वर्जन है जो डेटा को एनक्रिप्ट करता है, पोर्ट 443 का प्रयोग करता है। FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इंटरनेट पर सर्वर और क्लाइंट के बीच फाइलें अपलोड और डाउनलोड ट्रांसफर करने का प्रोटोकॉल है। पोर्ट 20 और 21 का यहां पर प्रयोग होता है। SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल ईमेल भेजने सेंड करने के लिए प्रयोग होने वाला मुख्य प्रोटोकॉल है। पोर्ट 25 का यहां पर प्रयोग होता है। POP3 पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3 सर्वर से ईमेल प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त होता है। पोर्ट 110 का यहां पर प्रयोग होता है। POP3 में एक समस्या है कि अगर आप इस वर्जन से ईमेल डाउनलोड करते हैं अपनी डिवाइस पर, तो सर्वर से ईमेल डिलीट हो जाता है और उसे आप मल्टीपल डिवाइस पर सिंक नहीं कर पाते हैं। लेकिन इसकी खामी दूर करने के लिए IMAP इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल आया। ईमेल को सर्वर पर ही प्रबंधित और सिंक करने की सुविधा देता है। पोर्ट 143 का यहां पर प्रयोग होता है। UDP यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल एक कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है, जिसका उपयोग लाइव वीडियो स्ट्रीमिंग और गेमिंग में गति के लिए होता है। UDP डेटा पहुंचाने की गारंटी नहीं देता है, लेकिन स्पीड की गारंटी देता है कि स्पीड अच्छी होगी। टेलनेट टेलीटाइप नेटवर्क एक प्रोटोकॉल है जिसका उपयोग दूरस्थ कंप्यूटर को नियंत्रित करने के लिए होता है। SSH यानी कि सिक्योर सेल टेलनेट का सुरक्षित विकल्प है, जो क्रिप्टोग्राफिक नेटवर्क प्रोटोकॉल है। DHCP डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल नेटवर्क में उपकरणों को स्वचालित रूप से IP एड्रेस प्रदान करता है। VoIP वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल इंटरनेट के माध्यम से टेलीफोन कॉल करने की तकनीकी है। ARP एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल IP एड्रेस को मैक एड्रेस में मैप करने का कार्य करता है। ICMP इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल का उपयोग नेटवर्क में त्रुटियों और डायग्नोस्टिक्स जैसे पिंग कमांड के लिए होता है। OSI मॉडल ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन नेटवर्क संचार का एक सैद्धांतिक मॉडल है, जिसमें 7 लेयर होती हैं। OSI मॉडल की 7 लेयर की अगर बात करें तो फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर। तो ये 7 लेयर होती हैं। अक्सर परीक्षा में यहां से जुड़ा हुआ प्रश्न आ जाता है, तो याद रखिएगा।
आईपी प्रोटोकॉल ओएसआई मॉडल की नेटवर्क लेयर यानी कि लेयर 3 पर कार्य करता है, जहां डेटा को पैकेट्स कहा जाता है। मैक एड्रेस और स्विचेस ओएसआई मॉडल की डेटा लिंक लेयर पर काम करते हैं और ये लेयर 2 होती है, डेटा फ्रेम में होता है। यहां पर टीसीपी और यूडीपी प्रोटोकॉल ओएसआई मॉडल की ट्रांसपोर्ट लेयर यानी कि लेयर 4 पर कार्य करते हैं, डेटा सेगमेंट में होता है। यहां पर एचटीटीपी, एफटीपी, एसएमटीपी आदि प्रोटोकॉल ओएसआई मॉडल की एप्लीकेशन लेयर लेयर 7 पर कार्य करते हैं। राउटर एक नेटवर्किंग उपकरण है जो आईपी एड्रेस का उपयोग करके नेटवर्क लेयर 3 के बीच डेटा पैकेट को रूट करता है। अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है आईटी गैजेट एवं उनका अनुप्रयोग। आईटी गैजेट वे छोटे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं जो विशिष्ट डिजिटल कार्य करते हैं, जैसे स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉच, ड्रोन। स्मार्ट वॉच और फिटनेस बैंड स्वास्थ्य, हृदय गति और कदमों की निगरानी के लिए वियरेबल्स गैजेट्स हैं। ड्रोन यानी कि यूएवी का उपयोग फोटोग्राफी, कृषि निगरानी और ई कॉमर्स डिलीवरी जैसे अमेजन प्राइम एयर में किया जा रहा है। वीआर हेडसेट वर्चुअल रियलिटी उपयोगकर्ताओं को पूरी तरह से एक कृत्रिम डिजिटल दुनिया जैसे मेटा क्वेस्ट का अनुभव कराता है। एआर ग्लासेस ऑगमेंटेड रियलिटी वास्तविक दुनिया में डिजिटल सूचनाओं को ओवरले जैसे एप्पल विजन प्रो करते हैं। स्मार्ट स्पीकर्स जैसे अमेजन इको, एलेक्सा, गूगल नेस्ट वॉइस कमांड के माध्यम से स्मार्ट होम डिवाइस कंट्रोल करते हैं। ई रीडर्स जैसे अमेजन किंडल डिजिटल किताबें पढ़ने के लिए ई लिंक डिस्प्ले तकनीकी का उपयोग करते हैं। बायोमेट्रिक डिवाइसेस अंगूठे, रेटिना या चेहरे से पहचान कर सुरक्षा प्रदान करते हैं। पेन ड्राइव, फ्लैश ड्राइव एक प्लग एंड प्ले पोर्टेबल स्टोरेज गैजेट है जो ईईपी रोम फ्लैश मेमोरी तकनीकी पर कार्य करता है। पीओएस पॉइंट ऑफ सेल मशीनें खुदरा दुकानों पर डेबिट, क्रेडिट कार्ड, पेमेंट स्वाइप या टैप टू पे एनएफसी के लिए उपयोग की जाती हैं। अब हम बात करेंगे ईमेल आईडी को बनाना एवं ईमेल का प्रयोग। ईमेल यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मेल का आविष्कार 1971 में रे टॉमलिंसन ने किया था। शिवा अय्यादुरई जो एक भारतीय अमेरिकी थे, इन्होंने प्रारंभिक ईमेल सिस्टम 1978 में बनाया था। ईमेल एड्रेस के दो मुख्य भाग होते हैं, एक तो यूजर नेम होता है और डोमेन नेम, जिन्हें @ चिन्ह से अलग करते हैं। उदाहरण के लिए user@gmail.com। एक वैध ईमेल एड्रेस में कभी भी खाली स्थान नहीं हो सकता है, यानी कि जो स्पेस है बीच में वो नहीं हो सकता है। ईमेल सेवा प्रदाताओं, ईमेल सर्विस प्रोवाइडर्स में जीमेल, याहू मेल, आउटलुक और प्रोटॉन मेल प्रमुख है। नया ईमेल बनाने के लिए विकल्प को कंपोज कहा जाता है। प्राप्त होने वाले ईमेल इनबॉक्स फोल्डर में जमा होते हैं। जो ईमेल सफलतापूर्वक भेज दिए गए हैं वे सेंट फोल्डर में सेव होते हैं। जो ईमेल लिखे गए हैं लेकिन अभी तक भेजे नहीं गए हैं वे ड्राफ्ट्स फोल्डर में सुरक्षित रहते हैं। अवांछित यानी कि अनवांटेड जंक या विज्ञापन वाले ईमेल को स्पैम कहा जाता है। हटाए या डिलीट किए गए ईमेल ट्रैश या बिन फोल्डर में जाते हैं, जहां वे सामान्यतः 30 दिनों तक रहते हैं। ईमेल के साथ कोई फाइल, फोटो, पीडीएफ आदि जोड़ने को अटैचमेंट कहते हैं। इसका आइकन पेपर क्लिप जैसा होता है। जीमेल में एक ईमेल के साथ अटैचमेंट की अधिकतम साइज लिमिट 25 MB होती है। इससे बड़ा होने पर गूगल ड्राइव लिंक बन जाता है। ईमेल भेजते समय टू फील्ड में उस व्यक्ति का एड्रेस लिखा जाता है जिसे ईमेल भेजना हो। सीसी कार्बन कॉपी में रखे गए लोगों को ईमेल की कॉपी जाती है और टू वाले व्यक्ति को पता चलता है कि मेल किसे किसे भेजा गया है। बीसीसी ब्लाइंड कार्बन कॉपी में रखे गए लोगों को भी मेल जाता है, लेकिन अन्य प्राप्तकर्ताओं को उनका पता ईमेल आईडी दिखाई नहीं देता है, गोपनीयता के लिए। सब्जेक्ट फील्ड में ईमेल का संक्षिप्त विषय या उद्देश्य लिखा जाता है। ईमेल के अंत में स्वतः जुड़ने वाले नाम, पद और संपर्क विवरण को सिग्नेचर कहा जाता है। प्राप्त ईमेल का उत्तर देने के लिए रिप्लाई तथा उसी मेल को किसी तीसरे व्यक्ति को भेजने के लिए फॉरवर्ड का उपयोग होता है। ईमेल के संचार में मुख्य रूप से एसएमटीपी भेजने के लिए और POP3 IMAP प्राप्त करने के लिए प्रोटोकॉल उपयोग होते हैं। अब हम बात करेंगे प्रिंटर, टैबलेट एवं मोबाइल का संचालन। प्रिंटर मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक तो इंपैक्ट प्रिंटर और दूसरा नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। इंपैक्ट प्रिंटर रिबन और कागज पर भौतिक चोट स्ट्राइक करके प्रिंट करते हैं, जैसे टाइपराइटर या शोर अधिक करते हैं। तो टाइपराइटर क्या है, ये शोर अधिक करते हैं। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर और लाइन प्रिंटर इंपैक्ट प्रिंटर के प्रमुख उदाहरण हैं। नॉन इंपैक्ट प्रिंटर बिना रिबन पर चोट किए लेजर इंक या हीट से प्रिंट करते हैं।
ये शांत और तीव्र होते हैं। लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर और थर्मल प्रिंटर नॉन इंपैक्ट प्रिंटर के उदाहरण हैं। ये उदाहरण याद रखिएगा, परीक्षा में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। लेजर प्रिंटर सबसे तेज और उच्च गुणवत्ता हाई क्वालिटी वाले प्रिंटर हैं जो सूखी स्याही यानी कि टोनर पाउडर का उपयोग करते हैं। इंकजेट प्रिंटर कागज पर स्याही की छोटी छोटी बूंदें छिड़क कर प्रिंट करते हैं, इसमें एक कार्टिज लगती है। थर्मल प्रिंटर हीट सेंसिटिव कागज का उपयोग करते हैं और इनका उपयोग मुख्य रूप से एटीएम रसीद, पीओएस मशीन और बस टिकट में होता है। प्रिंटर की गुणवत्ता यानी कि क्वालिटी डीपीआई डॉट्स पर इंच में मापी जाती है। प्रिंटर की गति स्पीड पीपीएम, पेजेस पर मिनट एलपीएम, लाइंस पर मिनट या सीपीएस कैरेक्टर्स पर सेकंड में मापी जाती है। टैबलेट एक फ्लैट टच स्क्रीन पोर्टेबल कंप्यूटर है जो स्मार्टफोन से बड़ा और लैपटॉप से छोटा होता है, जैसे एप्पल का आईपैड। टैबलेट और मोबाइल में स्क्रीन पर टाइप करने के लिए वर्चुअल कीबोर्ड या ऑन स्क्रीन कीबोर्ड का उपयोग होता है। स्टाइलस एक पेन जैसा उपकरण है जिसका उपयोग टैबलेट जैसे सैमसंग एस पेन, एप्पल पेंसिल पर लिखने या चित्र बनाने में होता है। विश्व का पहला स्मार्टफोन आईबीएम द्वारा 1992 में साइमन नाम से बनाया गया था। मोबाइल फोन को कार्य करने के लिए सिम, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल कार्ड की आवश्यकता होती है। तो कई बार परीक्षाओं में सिम का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। मोबाइल के विशिष्ट पहचान नंबर को IMEI इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी कहते हैं, जो 15 अंकों का होता है, जिसे हम *06# से चेक कर सकते हैं। जीरो नहीं, यहां पर *#06# से चेक कर सकते हैं। विश्व का सबसे लोकप्रिय मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड है, जिसे गूगल ने विकसित किया है और यह ओपन सोर्स लिनक्स पर आधारित है। एप्पल के आईफोन और आईपैड में उपयोग होने वाला क्लोज्ड सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम iOS या iPad OS है। मोबाइल और टैबलेट में ऐप्स डाउनलोड करने के लिए एंड्रॉयड में गूगल प्ले स्टोर और iOS में ऐप स्टोर का उपयोग होता है। मोबाइल नेटवर्क पीढ़ियों जनरेशंस में 1G एनालॉग, 2G डिजिटल एसएमएस, 3G इंटरनेट और 4G LTE वॉइस ओवर LTE ब्रॉडबैंड और 5G अल्ट्रा फास्ट जो फास्ट स्पीड है शामिल है। तो मोबाइल नेटवर्क प्रणालियां इस तरीके से बढ़ी हैं। 1G में एनालॉग था, यानी कि फोन कनेक्टर वायर होता था। फिर 2G आया जिसमें डिजिटल और एसएमएस की सुविधा आई। फिर 3G इंटरनेट आया। फिर 4G आया जिसमें LTE वॉइस ओवर LTE और ब्रॉडबैंड जैसी सुविधाएं आई। फिर आया आपका 5G जिसमें अल्ट्रा फास्ट स्पीड आपको देखने को मिली। ब्लूटूथ एक छोटी दूरी की वायरलेस तकनीकी है जिसे हम पैन एरिया नेटवर्क कहते हैं और इसका आविष्कार पर्सनल एरिया नेटवर्क, पैन से जानते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क, आविष्कार इसका एरिक्सन कंपनी के जॉब हार्टसन ने किया था। वाईफाई या वायरलेस फिडेलिटी लैन WLAN नेटवर्क स्थापित करने की रेडियो तकनीकी है जो IEEE 802.11 स्टैंडर्ड से है। मोबाइल इंटरनेट को अन्य उपकरणों के साथ वाईफाई द्वारा साझा करने की सुविधा को मोबाइल हॉटस्पॉट टेथरिंग कहते हैं। जीपीएस ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम मोबाइल में नेविगेशन और लोकेशन ट्रैकिंग के लिए प्रयुक्त सैटेलाइट तकनीकी है और यह अमेरिका द्वारा विकसित है। भारत का अपना स्वदेशी सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम नाविक नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टिलेशन है जिसे इसरो ने विकसित किया है। NFC नियर फील्ड कम्युनिकेशन बहुत ही कम दूरी 4 सेंटीमीटर पर कॉन्टैक्टलेस भुगतान, टैप टू पे और डेटा ट्रांसफर की तकनीकी है। मोबाइल को स्क्रीन लॉक से सुरक्षित करने के लिए पिन, पासवर्ड, पैटर्न, फिंगरप्रिंट और फेस अनलॉक का उपयोग होता है। मोबाइल बैटरी मुख्य रूप से लिथियम आयन यानी कि लाइ आयन या लिथियम पॉलीमर LiPo तकनीकी पर आधारित होती है। एयरप्लेन मोड यानी कि फ्लाइट मोड ऑन करने से मोबाइल के सभी वायरलेस रेडियो, कॉलिंग, इंटरनेट, वाईफाई, ब्लूटूथ बंद हो जाते हैं। मोबाइल स्क्रीन और ओरिएंटेशन को घुमाने या बदलने के लिए जाइरोस्कोप और एक्सेलेरोमीटर सेंसर्स का प्रयोग किया जाता है। तो जो मोबाइल स्क्रीन में ओरिएंटेशन होते हैं, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, इनको घुमाने या बदलने के लिए जाइरोस्कोप और एक्सेलेरोमीटर सेंसर्स का काम होता है। अब हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जिसका नाम है वर्ड प्रोसेसिंग। इसमें हम MS वर्ड देखेंगे, MS एक्सेल को देखेंगे और MS पावर पॉइंट को देखेंगे और सभी के हम यहां पर शॉर्टकट्स भी देखने वाले हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सूट है
जिसमें वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट आदि शामिल है। एमएस वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग डॉक्यूमेंट, पत्र, रिज्यूमे, नोट्स बनाने के लिए किया जाता है। एमएस वर्ड 2007 और उसके बाद के वर्जन में फाइल का एक्सटेंशन .docx होता है और 2003 तक ये .doc था। वर्ड डॉक्यूमेंट में बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज 11 और फॉन्ट फेस या फॉन्ट टाइप कैलवरी होता है 2007 के बाद से। किसी डॉक्यूमेंट में गलतियों की स्पेलिंग लाल लाइन से और ग्रामर की गलतियां हरी नीली लाइन से दिखाई देती हैं। स्पेलिंग और ग्रामर चेक करने के लिए शॉर्टकट कुंजी F7 होती है। थीजर्स शिफ्ट प्लस F7 का उपयोग करके किसी शब्द के पर्यायवाची, सिनोनिम्स या विलोम खोजने के लिए किया जाता है। मेल मर्ज एमएस वर्ड की एक सुविधा है जिससे एक ही पत्र को एक साथ कई लोगों को भेजा जा सकता है। हीडर पेज एक सबसे ऊपरी हिस्से में और फुटर पेज के निचले हिस्से में होता है पेज नंबर टाइटल हेतु। पेज ओरिएंटेशन दो प्रकार के होते हैं, एक तो पोर्ट्रेट होता है खड़ा लंबवत और दूसरा होता है लैंडस्केप आड़ा क्षैतिज। वर्ड में डिफॉल्ट पोर्ट्रेट होता है। एमएस एक्सेल एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जिसका उपयोग गणितीय, वित्तीय गणनाओं और डेटा एनालिसिस के लिए होता है। एमएस एक्सेल 2007 और नए वर्जन में फाइल का एक्सटेंशन .xlsx होता है। 2003 तक ये .xls था, तो यहां पर x जोड़ा गया है सभी में। एक्सेल में बनी हुई फाइल को वर्कबुक कहा जाता है जो कई वर्कशीट से मिलकर बनती है। रो और कॉलम लंबवत के प्रतिच्छेदन को सेल कहते हैं। एक्सेल 2007 या उसके बाद के वर्जन की एक वर्कशीट में 10,48,576 रोज और 16,384 कॉलम होते हैं। कॉलम को ए बी सी .z फिर AAXFD अक्षरों से और रो को 1 2 3 संख्याओं से दर्शाया जाता है। अंतिम कॉलम का नाम XFD होता है। ये आपका यूपीएससी में पूछा गया प्रश्न था, तो अंतिम कॉलम का क्या नाम होता है? XFD होता है। सेल एड्रेस पहले कॉलम अक्षर और फिर रो नंबर से बनता है। उदाहरण के लिए पहले सेल का एड्रेस A1 होता है। एक्सेल में कोई भी फार्मूला हमेशा इक्वल टू चिन्ह से शुरू होता है। सक्रिय सेल का एड्रेस नेम बॉक्स में दिखाई देता है जबकि सेल का कंटेंट फार्मूला बार में दिखता है। एमएस पावर पॉइंट जो है एक प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर है। पावर पॉइंट का फाइल एक्सटेंशन .pptx होता है। 2007 के बाद के वर्जन में पहले पीपीटी हुआ करता था। प्रेजेंटेशन के एक पृष्ठ को स्लाइड कहा जाता है। पावर पॉइंट में नई स्लाइड जोड़ने की शॉर्टकट की Ctrl+M होती है और नया प्रेजेंटेशन Ctrl+N से नया प्रेजेंटेशन बनता है। नई स्लाइड के लिए Ctrl+M और नई प्रेजेंटेशन बनाने के लिए Ctrl+N का प्रयोग होता है। स्लाइड शो की शुरुआत से प्ले करने के लिए F5 कुंजी दबाते हैं। वर्तमान स्लाइड से स्लाइड शो प्ले करने के लिए Shift+F5 का उपयोग होता है। चल रहे स्लाइड शो को बीच में रोकने या बाहर आने के लिए एस्केप कुंजी दबाते हैं। एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर जाने पर जो विजुअल इफेक्ट दिखाई देता है उसे स्लाइड ट्रांजिशन कहते हैं। स्लाइड के अंदर टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट्स चित्र पर लगाए जाने वाले इफेक्ट को एनिमेशन कहा जाता है। स्लाइड मास्टर का उपयोग सभी स्लाइड्स के लेआउट, फॉन्ट और बैकग्राउंड को एक साथ सेट करने के लिए होता है। वर्ड, एक्सेल, पीपीटी में किसी कार्य को ऑटोमेट रिकॉर्ड करने के लिए मैक्रो का उपयोग होता है। शॉर्टकट की इसकी होती है Alt+F8। कट कॉपी किया गया डेटा अस्थायी रूप से क्लिपबोर्ड में सेव होता है। ड्रॉप कैप एमएस वर्ड का वह फीचर है जिससे पैराग्राफ का पहला अक्षर बहुत बड़ा हो जाता है, अखबारों की तरह। वाटरमार्क पेज के बैकग्राउंड में दिखने वाला हल्का टेक्स्ट या इमेज होता है। टेक्स्ट को दाएं, बाएं, मध्य या दोनों तरफ से बराबर करने के लिए अलाइनमेंट का प्रयोग होता है और इसे अलाइनमेंट कहते हैं। अब बात कर लेते हैं एमएस वर्ड की महत्वपूर्ण शॉर्टकट कुंजियों की। तो Ctrl+N से नया डॉक्यूमेंट बनाना होता है। Ctrl+O से पहले से बनी फाइल को खोलना होता है। Ctrl+S से डॉक्यूमेंट सेव करना होता है और F12 से सेव एज यानी कि पुरानी फाइल को नए नाम से सुरक्षित करना। Ctrl+P डॉक्यूमेंट प्रिंट करना होता है। Ctrl+Z अनडू यानी कि पिछला कार्य रद्द करना होता है। Ctrl+Y रीडू यानी कि अनडू को निरस्त करना रीडू होता है। Ctrl+X चुने हुए टेक्स्ट को कट करना। Ctrl+C टेक्स्ट कॉपी करना। Ctrl+V कट या कॉपी किए गए टेक्स्ट को पेस्ट करना। Ctrl+A पूरा डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना यानी कि सेलेक्ट ऑल करना। Ctrl+F डॉक्यूमेंट में कुछ खोजने के लिए फाइंड ऑप्शन आता है यहाँ पर। Ctrl+H शब्द खोजकर बदलना, तो रिप्लेस करने के लिए Ctrl+H का प्रयोग होता है। बहुत ही काम की चीज है।
अगर किसी शब्द की स्पेलिंग हर जगह गलत हो गई है, उसको बदलने के लिए आप Ctrl+H का प्रयोग करते हैं। Ctrl+B टेक्स्ट मोटा बोल्ड करना। Ctrl+I टेक्स्ट तिरछा इटैलिक करना। Ctrl+U टेक्स्ट के नीचे रेखा अंडरलाइन खींचना। Ctrl+L लेफ्ट अलाइनमेंट बाएं से बराबर। Ctrl+R राइट अलाइनमेंट दाएं से बराबर। Ctrl+E सेंटर अलाइनमेंट के लिए। Ctrl+J जो है वो जस्टिफाई अलाइनमेंट यानी कि दोनों ओर से बराबर करने के लिए। Ctrl+K का प्रयोग हाइपरलिंक इंसर्ट करने के लिए होता है, यानी कि कोई लिंक डालना है किसी टेक्स्ट के ऊपर तो उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करिए और Ctrl+K करिए तो वहां पर आपका ऑप्शन आ जाता है। F7 स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक करने के लिए। Shift F3 चेंज केस यानी कि कैपिटल स्मॉल बदलने के लिए। Ctrl+W वर्तमान डॉक्यूमेंट बंद करने के लिए। Ctrl+= सबस्क्रिप्ट जैसे H2O लिखने के लिए। Ctrl+Shift प्लस तो सुपरस्क्रिप्ट जैसे x², ठीक है। Ctrl+Enter तो पेज ब्रेक नया पेज शुरू करना। Ctrl+क्लोज्ड ब्रैकेट फॉन्ट साइज 1 पॉइंट बढ़ाना और Ctrl+ ओपन ब्रैकेट होता है जो ये बड़ा वाला, इससे 1 पॉइंट साइज घटता है। Alt+Shift+D वर्तमान दिनांक डेट डालने के लिए। Alt+Shift+T वर्तमान समय डालने के लिए। तो ये सब आपकी MS वर्ड की शॉर्टकट कीज थी। अब बात करेंगे महत्वपूर्ण MS एक्सेल की शॉर्टकट कीज की। F2 सक्रिय सेल को एडिट करना। F4 अंतिम कार्य दोहराना। Ctrl+1 फॉर्मेट सेल्स डायलॉग बॉक्स खोलना। Ctrl+Shift+L फिल्टर लगाना या हटाना। Ctrl+स्पेस पूरे कॉलम को सेलेक्ट करना। Shift+स्पेस पूरी पंक्ति को सेलेक्ट करना। Ctrl+D ऊपर वाले सेल का डेटा नीचे भरना। Ctrl+R बाएं वाले सेल का डेटा दाएं भरना। Ctrl+सेमीकोलन वर्तमान दिनांक डालने के लिए एक्सेल में प्रयोग होता है और Ctrl+Shift+कोलन वर्तमान समय डालने के लिए एक्सेल में प्रयोग होता है। Alt+= ऑटो सम करने के लिए। Shift+F11 नई वर्कशीट इंसर्ट करने के लिए। Ctrl+पेज डाउन। Ctrl+पेज डाउन अगली नेक्स्ट वर्कशीट पर जाने के लिए। Ctrl+पेज अप पिछली यानी कि प्रीवियस वर्कशीट पर जाने के लिए। Ctrl+होम जो शॉर्टकट की है ये आपकी वर्कशीट के पहले सेल पर जाने के लिए होता है, A1 पर पहुंचने के लिए। Ctrl+एंड तो डेटा वाले अंतिम सेल पर जाने के लिए। F11 की अगर बात करें तो नई सीट में चार्ट बनाने के लिए। Ctrl+9 चुनी हुई रो को छिपाने के लिए। Ctrl+Shift+9 छिपी हुई रो को वापस लाने के लिए, अनहाइड करने के लिए। Ctrl+0 चुने हुए कॉलम को छिपाने के लिए। Alt+Enter एक ही सेल में नई लाइन शुरू करना। Ctrl+T डेटा को टेबल में बदलना। Ctrl+tilde जो साइन होता है टिल्ड वाला, इसको फार्मूले दिखाना या छिपाने के लिए। Ctrl+- सेल रो कॉलम डिलीट करना। Ctrl+Shift+ तो नया सेल रो कॉलम इंसर्ट करना। कंट्रोल यहां पर Shift+ एरो की सिलेक्शन को एक सेल बढ़ाना। Ctrl+ एरो की डेटा रीजन के अंतिम किनारे तक जाना। Ctrl+Shift+ एरो डेटा के अंत तक पूरा सिलेक्ट करना। तो ये आपका तरीका है। Ctrl+Shift+0 छिपे हुए कॉलम को वापस लाना। Alt+F4 एक्सेल बंद करना, क्लोज विंडो। सबस्क्रिप्ट जैसे H2O टाइप करने के लिए शॉर्टकट कीज जो है वो Ctrl+= होती है। सुपरस्क्रिप्ट के लिए Ctrl+Shift+= वाली की दबाएंगे तो वहां पर प्लस बन जाएगा। फॉर्मेट प्रिंटर Ctrl+Shift+C का उपयोग एक ही जगह के फॉर्मेटिंग रंग फॉन्ट का उपयोग करके दूसरी जगह लागू करने के लिए। Ctrl+Shift+C से फॉन्ट का जो डिजाइन है वो आपका कॉपी हो जाएगा। Ctrl+Shift+B से वही पेस्ट हो जाएगा। एक्सेल में पूरी कॉलम सेलेक्ट करने के लिए Ctrl+स्पेस दबाते हैं। एक्सेल में पूरी रो सेलेक्ट करने के लिए Shift+स्पेस दबाते हैं। तो ये आपका MS ऑफिस पूरा कंप्लीट होता है। अब हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जिसका नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम, सोशल नेटवर्किंग, ई गवर्नेंस। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच इंटरफेस मध्यस्थ का कार्य करता है। विंडोज, माइक्रोसॉफ्ट, मैक ओएस, एप्पल, लाइनेक्स यानी कि लिनक्स और यूनिक्स प्रमुख डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिनक्स एक ओपन सोर्स और फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे 1991 में लिनस टोरवाल्ड्स ने विकसित किया। डॉस यानी कि डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट का एक पुराना CUI कैरेक्टर यूजर इंटरफेस आधारित सिंगल टास्किंग ओएस है। विंडोज और मैक ओएस GUI यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है जहां चित्र, आइकन और माउस का प्रयोग होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य भाग
कोर यानी कि कर्नेल कहलाता है, जो सभी हार्डवेयर संसाधनों का प्रबंधन करता है। कंप्यूटर के चालू होने पर ऑपरेटिंग सिस्टम के मुख्य मेमोरी में लोड होने की प्रक्रिया को बूटिंग कहते हैं। शट डाउन कंप्यूटर को बटन से ऑन करना कोल्ड बूटिंग कहलाता है, जबकि कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डिलीट से रीस्टार्ट करना वार्म बूटिंग कहलाता है। सोशल नेटवर्किंग साइट्स वे प्लेटफॉर्म है जहां लोग इंटरनेट के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ते हैं, संवाद और विचार साझा करते हैं। फेसबुक अब मेटा की स्थापना 2004 में मार्क जुगरबर्ग ने की थी। तो फेसबुक की जो पेरेंट कंपनी है अब मेटा बन गई है, जिसकी स्थापना 2004 में मार्क जुगरबर्ग ने की थी। ट्विटर वर्तमान में एक्स को माइक्रो ब्लॉगिंग साइट कहा जाता है, इसके मालिक एलन मस्क हैं। इंस्टाग्राम मुख्य रूप से फोटो और वीडियो साझा करने वाला ऐप है जो मेटा फेसबुक के स्वामित्व में है। इनसे जुड़े हुए बहुत सारे प्रश्न मैंने आपका जो 35 में 35 वाली सीरीज चल रही है उसमें करा रखे हैं, वो सारे आप एक बार मॉक टेस्ट जितने भी 35 वाले हैं उनको सॉल्व कर लीजिएगा। आपका कंप्यूटर बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा। साथ में वहां पर आपको यूपी जीके के प्रश्न भी मिलते हैं और वो पूरी प्लेलिस्ट आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। लिंक्डइन पेशेवरों और जॉब सर्च के लिए डिजाइन किया गया एक सोशल नेटवर्क है, माइक्रोसॉफ्ट के स्वामित्व में है। व्हाट्सएप दुनिया का सबसे लोकप्रिय इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप है, जिसे 2009 में ब्रायन एक्टन और जॉन कॉम ने बनाया था, अब मेटा के पास में है। यूट्यूब गूगल के स्वामित्व वाला दुनिया का सबसे बड़ा वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म है, स्थापना इसकी 2005 में हुई थी। ई गवर्नेंस का अर्थ है सरकारी सेवाओं और सूचनाओं को इंटरनेट और आईटी के माध्यम से नागरिकों तक पहुंचाना। उमंग यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस ऐप एक ही प्लेटफॉर्म पर सैकड़ों सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराता है। डिजी लॉकर भारत सरकार का एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहां नागरिक अपने महत्वपूर्ण दस्तावेज, मार्कशीट, आधार, डीएल सुरक्षित रख सकते हैं। माई जीओवी.इन नागरिक सहभागिता प्लेटफॉर्म है जो नागरिकों को सुशासन में भाग लेने के लिए प्रेरित करता है। जीईएम गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस सरकारी विभागों द्वारा ऑनलाइन खरीद के लिए एक राष्ट्रीय पोर्टल है। ई प्रमाण भारत सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली एक राष्ट्रीय ई प्रमाणीकरण सेवा है। डिजिटल इंडिया मिशन 1 जुलाई 2015 को भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलने के लिए लॉन्च किया गया था। ई गवर्नेंस के 4 मुख्य मॉडल हैं, G2C यानी कि गवर्नमेंट टू सिटीजन, G2B यानी कि गवर्नमेंट टू बिजनेस, G2G गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट और G2E यानी कि गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय। ई हॉस्पिटल ORS ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम मरीजों को सरकारी अस्पतालों में ऑनलाइन ओपीडी अपॉइंटमेंट बुक करने की सुविधा देता है। वाहन और सारथी पोर्टल परिवहन मंत्रालय आरटीओ द्वारा वाहन पंजीकरण और ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ई गवर्नेंस सेवाएं हैं। ई कोर्ट्स प्रोजेक्ट्स का उद्देश्य भारत की सभी जिला और अधीनस्थ अदालतों को कंप्यूटरीकृत करना और मामलों की जानकारी ऑनलाइन देना है। प्रगति प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इंप्लीमेंटेशन प्रधानमंत्री द्वारा सरकारी परियोजनाओं की समीक्षा का आईटी आधारित प्लेटफॉर्म है। सी विजिल ऐप चुनाव आयोग द्वारा नागरिकों को आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की रिपोर्ट वीडियो फोटो करने के लिए बनाया गया है। भूमि कर्नाटक का और भूलेख यूपी का भूमि रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण का ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट है। कू एक स्वदेशी माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म था जिसे भारत का ट्विटर विकल्प माना गया था, लेकिन अब यह बंद हो चुका है। अगला जो टॉपिक है हमारा वो है डिजिटल वित्तीय उपकरण और अनुप्रयोग। यूपीआई यानी कि यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस एक रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है जिसे एनपीसीआई नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने 2016 में विकसित किया था। यूपीआई के माध्यम से 24/7 कभी भी एक बैंक खाते से दूसरे बैंक खाते में तुरंत पैसे ट्रांसफर किए जा सकते हैं। बीपीए का उपयोग करके वर्चुअल प्राइवेट एड्रेस भीम भारत इंटरफेस फॉर मनी भारत सरकार का आधिकारिक यूपीआई ऐप है जिसे डॉक्टर BR अंबेडकर के नाम पर लॉन्च किया गया था। नेफ्ट नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर एक राष्ट्रव्यापी भुगतान प्रणाली है जिसमें फंड बैचों में ट्रांसफर होता है। आरबीआई द्वारा प्रबंधित 24/7 ये उपलब्ध है। एनईएफटी में फंड ट्रांसफर की कोई न्यूनतम या अधिकतम सीमा तय नहीं है। आरटीजीएस रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट बड़े फंड ट्रांसफर के लिए है। इनमें लेन देन रियल टाइम में और ग्रास आधार पर होता है। आरटीजीएस के माध्यम से प्रेषण की न्यूनतम सीमा 2 लाख रुपए है। अधिकतम कोई सीमा नहीं है। 24/7 ये उपलब्ध होता है। IMPS इमीडिएट पेमेंट सर्विस मोबाइल इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से 24/7 तत्काल फंड ट्रांसफर अधिकतम 5 लाख की एनपीसीआई सेवा है। यूएसएसडी यानी कि
अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा बिना इंटरनेट फीचर फोन के बैंकिंग सुविधा देता है। इसका कोड *99# है। AEPS आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम के द्वारा केवल आधार नंबर और बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट से बैंक से नकदी निकासी और बैंक बैलेंस चेक किया जा सकता है। रुपे भारत की स्वदेशी कार्ड भुगतान नेटवर्क डेबिट क्रेडिट कार्ड है, जिसे NPCI ने वीजा मास्टर कार्ड की तर्ज पर बनाया है। ई-रूपी भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया एक कैशलेस और कॉन्टैक्टलेस डिजिटल वाउचर है, यानी कि प्रीपेड SMS QR कोड। तो ये भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया एक कैशलेस और कॉन्टैक्टलेस डिजिटल वाउचर है। ये SMS के द्वारा और QR कोड के माध्यम से भी दिखाया जाएगा। डिजिटल वॉलेट ई वॉलेट एक वर्चुअल वॉलेट है जो डेबिट क्रेडिट कार्ड की जानकारी और पैसे स्टोर करता है, जैसे पेटीएम, फोन पे, अमेजन पे। IFC इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड 11 वर्णों यानी कि 11 कैरेक्टर्स का अल्फा न्यूमेरिक कोड है जो प्रत्येक बैंक शाखा की विशिष्ट पहचान करता है। RTGS और NEFT हेतु MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन कोड 9 अंकों का होता है जो चेक के नीचे छिपा होता है। शहर, बैंक, ब्रांच दर्शाता है। OTP वन टाइम पासवर्ड सुरक्षा के लिए केवल एक बार उपयोग होने वाला और सीमित समय के लिए वैध पासवर्ड है। QR कोड क्विक रिस्पांस कोड एक 2D द्विआयामी बार कोड है जिसका उपयोग डिजिटल भुगतान, स्कैन एंड पे में व्यापक रूप से होता है। जापान की डेंसो वेव ने बनाया है इसको। CBDC सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी या डिजिटल रुपी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी भारत की आधिकारिक डिजिटल मुद्रा है। CVV कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू डेबिट क्रेडिट कार्ड के पीछे छपा 3 अंकों का सुरक्षा कोड होता है। इंटरनेट बैंकिंग नेट बैंकिंग के माध्यम से बैंक की वेबसाइट पर लॉगिन कर घर बैठे वित्तीय लेन देन किया जाता है। अब बात कर लेते हैं भविष्य के कौशल यानी कि फ्यूचर स्किल्स की और साइबर सुरक्षा की। क्लाउड कंप्यूटिंग इंटरनेट क्लाउड के माध्यम से सर्वर, स्टोरेज, डेटाबेस और सॉफ्टवेयर जैसी कंप्यूटिंग सेवाएं प्रदान करना, जैसे गूगल ड्राइव है, AWS है। क्लाउड कंप्यूटिंग के मुख्य मॉडल हैं IaaS यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, PaaS प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, SaaS सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक विकेंद्रीकृत, डिसेंट्रलाइज्ड और पारदर्शी डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर है जिस पर क्रिप्टो करेंसी काम करती है। 3D प्रिंटिंग एक डिजिटल मॉडल से त्रिआयामी ठोस वस्तु बनाने की तकनीकी है। एज कंप्यूटिंग डेटा को दूर स्थित क्लाउड सर्वर की बजाय स्रोत यानी कि लोकल डिवाइस एज के करीब ही प्रोसेस करने की तकनीकी है जिससे लेटेंसी देरी घटती है। साइबर सिक्योरिटी यानी कि साइबर सुरक्षा कंप्यूटर नेटवर्क और डेटा को अनधिकृत पहुंच, साइबर हमलों, हैकिंग और नुकसान से बचाने का अभ्यास है। मालवेयर मैलिशियस सॉफ्टवेयर वे सभी सॉफ्टवेयर हैं जो कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाने के इरादे से बनाए गए हैं, जैसे वायरस, ट्रोजन। कंप्यूटर वायरस वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज ऐसा प्रोग्राम है जो अपनी कॉपी खुद बनाता है और सिस्टम को संक्रमित करता है। पहला वायरस क्रीपर था। ट्रोजन हॉर्स ऐसा मैलवेयर है जो खुद को उपयोगी सॉफ्टवेयर के रूप में दिखाता है, भेष बदलता है लेकिन बैकग्राउंड में डेटा चुराता है। रैंसमवेयर सिस्टम को लॉक कर देता है या फाइलों को एनक्रिप्ट कर देता है और उन्हें खोलने के लिए फिरौती यानी कि रैंसम अक्सर बिटकॉइन में मांग करता है और इसका उदाहरण वानाक्राई रैंसमवेयर है। फिशिंग धोखे से फर्जी ईमेल या वेबसाइट द्वारा यूजर की संवेदनशील जानकारी जैसे पासवर्ड, बैंक डिटेल चुराने की प्रक्रिया है। स्पाईवेयर यूजर की जानकारी के बिना उसके कंप्यूटर की गतिविधियों की जासूसी करता है, जैसे पेगासस। फायरवॉल हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर आधारित एक सुरक्षा प्रणाली है जो नेटवर्क में आने वाले ट्रैफिक को नियमों के आधार पर नियंत्रित, ब्लॉक या अलाउ करती है। एंटीवायरस वह सॉफ्टवेयर है जो सिस्टम को वायरस और मैलवेयर से बचाता है, स्कैन करता है और उन्हें हटाता है। उदाहरण के लिए क्विक हील, McAfee, McAfee। क्रिप्टोग्राफी डेटा को सुरक्षित रखने के लिए उसे गुप्त कोड में बदलने की कला है। पठनीय प्लेन टेक्स्ट डेटा को अपठनीय कोड में बदलने को इंक्रिप्शन और वापस मूल रूप में लाने को डिक्रिप्शन कहते हैं। VPN वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क पब्लिक इंटरनेट पर एक सुरक्षित और एनक्रिप्टेड टनल प्राइवेट नेटवर्क बनाता है जो यूजर की पहचान और लोकेशन छिपाता है। DDoS डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक में हैकर्स सर्वर पर इतना फेक ट्रैफिक भेजते हैं कि वेबसाइट क्रैश हो जाती है या असली यूजर के लिए उपलब्ध नहीं रहती है। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन
2FA सुरक्षा की एक अतिरिक्त परत है जिसमें पासवर्ड के साथ ओटीपी या फिंगरप्रिंट को भी आवश्यकता होती है। CERT इन इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम भारत में साइबर सुरक्षा से निपटने वाली नोडल एजेंसी है। अब हम बात करेंगे तकनीकी विकास एवं नवाचार की। AI, बिग डेटा, DL, ML यानी कि डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग और IoTs की। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI कृत्रिम बुद्धिमत्ता मशीनों में इंसानों जैसी सोचने, समझने और निर्णय लेने की क्षमता विकसित करने का विज्ञान है। जॉन मैकार्थी को AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक माना जाता है, जिन्होंने 1956 में डार्टमाउथ सम्मेलन में यह शब्द गढ़ा था। किसी मशीन में AI के स्तर को जांचने के लिए एलन ट्यूरिंग द्वारा प्रस्तावित टेस्ट को ट्यूरिंग टेस्ट कहा जाता है। मशीन लर्निंग ML AI की वह शाखा है जिसमें मशीनें खुद डेटा का विश्लेषण करना सीखती हैं, खुद से डेटा का विश्लेषण करके सीखती हैं और बिना स्पष्ट प्रोग्रामिंग के भविष्यवाणियां करती हैं। डीप लर्निंग DL मशीन लर्निंग का एक उन्नत रूप है जो मानव मस्तिष्क की तर्ज पर आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क ANN का उपयोग करता है, जैसे फेस रिकग्निशन, सेल्फ ड्राइविंग कार। जनरेटिव AI एक ऐसी AI तकनीकी है जो नए और मौलिक कंटेंट, टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो का निर्माण कर सकती हैं। उदाहरण के लिए ChatGPT, जेमिनी, DALL-E और मिडजर्नी। OpenAI का ChatGPT एक प्रसिद्ध AI चैटबॉट है जो LLM लार्ज लैंग्वेज मॉडल तकनीकी पर आधारित है। गूगल द्वारा विकसित उन्नत AI मॉडल का नाम जेमिनाई है। पहले बार्ड था नाम इसका, बाद में इसका जेमिनाई किया गया और ये 2024 से 2026 में सबसे शक्तिशाली मल्टी मॉडल LLMs में गिना जाता है। बिग डेटा प्रोसेसिंग उन विशाल और जटिल डेटा सेट्स का प्रबंधन और विश्लेषण करना है जिन्हें पारंपरिक डेटाबेस सिस्टम हैंडल्स नहीं कर सकते हैं। उदाहरण के लिए हडूप, अपाचे, स्पार्क। बिग डेटा की विशेषताएं 5V से परिभाषित होती हैं। एक तो वॉल्यूम यानी कि मात्रा, दूसरी वेलोसिटी यानी कि गति, तीसरा है वैरायटी यानी कि विविधता, फिर है वेरासिटी यानी कि सत्यता और फिर आता है वैल्यू यानी कि मूल्य। इंटरनेट ऑफ थिंग्स इंटरनेट के माध्यम से भौतिक उपकरणों जैसे AC, फ्रिज, कार, लाइट को आपस में जोड़ने और दूर से नियंत्रित करने की तकनीकी है। स्मार्ट होम इसका उदाहरण है। IoT शब्द का प्रयोग सबसे पहले केविन एस्टन ने 1999 में किया था। क्लाउड AI सेवाओं में AWS AI, माइक्रोसॉफ्ट अजूरे AI और गूगल क्लाउड AI प्रमुख प्लेटफॉर्म है जो व्यवसायों को मशीन लर्निंग टूल्स प्रदान करते हैं। कंप्यूटर विजन AI वह क्षेत्र है जो मशीनों को डिजिटल छवियों और वीडियो से जानकारी समझने और प्रोसेस करने में सक्षम बनाता है। NLP यानी कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग AI की वह शाखा है जो कंप्यूटर को मानव भाषाओं, टेक्स्ट और स्पीच को समझने और प्रोसेस करने की क्षमता देती है, जैसे एलेक्सा, सिरी, ट्रांसलेशन। भारत में AI को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा इंडिया AI मिशन लॉन्च किया गया जिसके तहत AI इंफ्रास्ट्रक्चर, GPU क्लस्टर स्थापित किए जा रहे हैं। भाषणी प्रोजेक्ट भारत सरकार की एक पहल है जो AI और NLP का उपयोग करके भारतीय भाषाओं के बीच रियल टाइम अनुवाद उपलब्ध कराता है ताकि भाषा की बाधा दूर हो। भारत का AI सुपर कंप्यूटर एरावत CDAC पुणे दुनिया के शीर्ष 100 सुपर कंप्यूटरों में शामिल होकर भारत की AI शक्ति को दर्शाता है। कृत्रिम ओला द्वारा विकसित भारत का पहला स्वदेशी AI LLM और पहला AI यूनिकॉर्न स्टार्टअप है जिसका लॉन्च 2024 में हुआ था। बहुत विशेष इसने कुछ सफलता नहीं हासिल की है। भारत का UPI यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस वैश्विक स्तर पर सफल रहा और इसे फ्रांस, UAE, सिंगापुर, श्रीलंका और नेपाल जैसे देशों ने स्वीकृति मिली है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर DPI जिसे इंडिया स्टैक, आधार, UPI, डिजिलॉकर का समूह कहा जाता है, भारत का विश्व स्तर पर सराहा गया एक सफल डिजिटल नवाचार है। चंद्रयान 3 अगस्त 2023 की चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल सॉफ्ट लैंडिंग में इसरो ने जटिल AI आधारित नेविगेशन और सेंसर तकनीकों का प्रयोग किया। आदित्य L1 भारत का पहला सूर्य मिशन में प्रयुक्त पेलोड्स डेटा प्रोसेसिंग के लिए उन्नत IT और संचार प्रणालियों पर निर्भर है। स्वास्थ्य क्षेत्र में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत नागरिकों के डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड का निर्माण भारत का एक बड़ा IT नवाचार है। कृषि क्षेत्र में किसानों की मदद के लिए भारत सरकार ने AI आधारित चैटबॉट किसान ई मित्र लॉन्च किया है जो PM किसान योजना की जानकारी क्षेत्रीय भाषाओं में देता है। डीप फेक AI डीप लर्निंग द्वारा निर्मित फर्जी वीडियो या ऑडियो है जो असली प्रतीत होते हैं। यह तकनीकी साइबर सुरक्षा के लिए एक नई चुनौती है। भारत का 5G रोल आउट दुनिया में सबसे तेज गति से हुआ है। अक्टूबर 2022 से शुरू हुआ और अब भारत सरकार 6G विजन
भारत 6G अलायंस पर कार्य कर रही है। भारत सेमीकंडक्टर आईसी चिप्स निर्माण का हब बनने की दिशा में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत गुजरात, असम आदि में फैब प्लांट स्थापित कर रहा है। भारत का नेशनल क्वांटम मिशन एनक्यूएम 2023 से 2031 क्वांटम कंप्यूटिंग तकनीकी में देश को अग्रणी बनाने के लिए शुरू किया गया है, जो पारंपरिक सुपर कंप्यूटरों से करोड़ों गुना तेज होंगे। जुगलबंदी ग्रामीण भारत के लिए माइक्रोसॉफ्ट समर्थित एआई चैटबॉट है, जो व्हाट्सएप पर क्षेत्रीय भाषाओं में सरकारी योजनाओं की जानकारी देता है। आरपीए रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर वाट्स का उपयोग करके दोहराए जाने वाले रिपीटेटिव व्यावसायिक कार्यों को स्वचालित करने की तकनीकी है। मेटावर्स एक आभासी 3D दुनिया है, जहां लोग एआर वीआर का उपयोग करके डिजिटल अवतार के रूप में काम कर सकते हैं और खेल सकते हैं। वेब 3.0 इंटरनेट की अगली पीढ़ी है, जो ब्लॉकचेन पर आधारित विकेंद्रीकृत होती है, जहां डेटा पर यूजर का कंट्रोल होगा, बिग डेटा कंपनियों का नहीं। डिजिटल ट्विन किसी भौतिक वस्तु जैसे इंजन, बिल्डिंग या पूरी फैक्ट्री का एक सटीक आभासी मॉडल है, जिसका उपयोग सिमुलेशन और परीक्षण में होता है। कोविन पोर्टल भारत का वह डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसने दुनिया का सबसे बड़े कोविड-19 टीकाकरण अभियान का सफल डेटा प्रबंधन किया। सुपर ऐप्स जैसे टाटा न्यू एक ऐसा ऐप है जो एक ही प्लेटफॉर्म पर भुगतान, शॉपिंग, बुकिंग जैसी कई सेवाएं प्रदान करता है। ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस बीसीआई जैसे न्यूरालिंक ऐसी तकनीकी है जो मानव मस्तिष्क को सीधे कंप्यूटर या मशीनों से जोड़ती है। सोचकर मशीनें कंट्रोल करना, तो न्यूरालिंक की चिप होती हैं जो आपके दिमाग में फिट की जा सकती हैं, जिसके द्वारा आप सोचकर ही कंप्यूटर को ऑपरेट कर पाएंगे। गगनयान भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन में व्योममित्र नामक महिला हाफ ह्यूमनॉइड एआई रोबोट का परीक्षण किया गया। भारत में ड्रोन तकनीकी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए कृषि क्षेत्र में किसान ड्रोन्स और गांव की संपत्तियों की मैपिंग के लिए स्वामित्व योजना ड्रोन द्वारा चलाई जा रही है। 2026 तक भारत आईटी सेवाओं और सॉफ्टवेयर निर्यात में विश्व के अग्रणी देशों में बना हुआ है, जिसमें टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो और एचसीएल प्रमुख आईटी कंपनियां हैं। तो अभी तक सॉफ्टवेयर और जो सर्विस मॉडल में जो भारत की आईटी कंपनियां निवेश कर रही थी, अब लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल पर बढ़ना चाहिए, कि अपनी खुद की एआई मॉडल बनाएं। जेमिनाई है, चैट जीपीटी है, बहुत सारी कंपनियां हैं, लेकिन भारत के अपने खुद के प्रोडक्ट नहीं है, सिर्फ सर्विस है। सर्विस से आपकी पहचान नहीं बनती है। सर्विस देने वाला सदैव रिप्लेस कर लिया जाता है। अब बात करेंगे कुछ पीवाईक्यूज की जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। एक बाइट कितने बिट का होता है? तो 8 बिट्स का होता है। कंप्यूटर की स्थायी स्मृति क्या है? तो रोम होती है रीड ओनली मेमोरी। कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर। स्कैनर में स्कैनर यह इनपुट डिवाइस है। यूआरएल का पूर्ण रूप क्या है? तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है। किसी डॉक्यूमेंट को सेव करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो Ctrl+S है। भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है? परम 8000 है। डब्ल्यू का आविष्कारक किसे माना जाता है? टिम बर्नर्स-ली को माना जाता है। ये सारे प्रश्न अभी रिपीटेड है हाल ही के परीक्षाओं में। पीडीएफ का पूरा नाम क्या है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। स्प्रेडशीट एमएस एक्सेल में रो और कॉलम के कटान बिंदु को क्या कहते हैं? तो सेल कहते हैं। कंप्यूटर की स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाले प्रतीक को क्या कहते हैं? कर्सर कहते हैं। लैन का पूर्ण रूप क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क। कौन सा सर्च इंजन नहीं है? गूगल, बिंग, याहू, क्रोम। तो क्रोम एक वेब ब्राउजर है, ये सर्च इंजन नहीं है, बाकी तीनों आपके सर्च इंजन है। एमएस वर्ड में चयनित टेक्स्ट को कॉपी करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो Ctrl+C है। ईमेल में बीसीसी का क्या अर्थ होता है? ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है, यानी कि जितने लोगों को ईमेल भेज रहे हैं, बाकी सबको नहीं पता चलेगा कि किन किन लोगों को ईमेल भेजा है। आईसी क्या है? इंटीग्रेटेड सर्किट है, और ये कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी में प्रयोग में आए। 1 किलोबाइट कितने बाइट का होता है? तो ये 1024 बाइट्स का होता है। कंप्यूटर को स्टार्ट या रिस्टार्ट करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बूटिंग कहते हैं। कौन सा सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? तो विंडोज 10। HTTP का पूरा नाम क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। MS पावर पॉइंट में नया स्लाइड शो शुरू करने के लिए कौन सी की दबाई जाती है? तो F5 दबाई जाती है। USB का पूर्ण रूप क्या है? तो यूनिवर्सल सीरियल बस है। कंप्यूटर की भाषा में GUI का क्या अर्थ है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। अनवांटेड या अवांछित या अनचाही ईमेल को क्या कहा जाता है? स्पैम कहा जाता है। किस प्रकार की मेमोरी को बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है? तो DRAM को, यानी कि डायनामिक रैम को। वाईफाई का पूर्ण रूप क्या है? वायरलेस फिडेलिटी है।
किसी नेटवर्क पर कंप्यूटर का पता क्या कहलाता है? आईपी एड्रेस कहलाता है। IPv4 और IPv6 टाइप के ये एड्रेस होते हैं। एमएस एक्सेल में बनी हुई फाइल को क्या कहा जाता है? वर्कबुक कहा जाता है। मॉडम का पूरा नाम क्या है? मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, ये मॉडम का पूरा नाम है। कौन सी भाषा कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई के लिए उपयुक्त होती है? प्रोलॉग या पाइथन। कीबोर्ड की शिफ्ट और कंट्रोल कुंजियों को क्या कहा जाता है? इन्हें मॉडिफायर कीज कहते हैं। OCR का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। एमएस वर्ड में अंडू करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? Ctrl+Z है। इंटरनेट पर एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पर जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सर्फिंग कहते हैं। वह प्रोग्राम जो उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में बदलता है, एक ही बार में कंपाइलर होता है। जो एक ही बार में पूरा बदल देता है वो कंपाइलर होता है। जो लाइन वर लाइन बदलता है तो ट्रांसलेट करता है वो इंटरप्रेटर होता है। डेटाबेस को प्रबंधित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? DBMS जैसे SQL, ओरेकल का प्रयोग होता है। कंप्यूटर में गलती, एरर को क्या कहते हैं? बग कहते हैं। ब्लूटूथ तकनीकी का आविष्कार किसने किया था? जाप हार्टसन ने किया था। हार्ड डिस्क की स्पीड, घूमने की गति किसमें मापी जाती है? RPM में, रिवॉल्यूशंस पर मिनट। किसी वेबसाइट का प्रथम पृष्ठ क्या कहलाता है? होम पेज कहलाता है। IPv4 एड्रेस कितने बिट का होता है? 32 बिट का होता है। और IPv6 128 बिट का होता है। तो आज का ये कंटेंट आपका पूरा होता है। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आज का ये सेशन आपको कैसा लगा, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। हमारा प्रयास था कि पूरे कंप्यूटर को जो आपका सिलेबस है उसको आज के इस सेशन में समाहित किया जाए, और कुछ दो चार चीजें तो छूट गई होंगी, क्योंकि एक मैराथन में आप कितना कंटेंट लेकर आएंगे वो समाहित करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कम समय में ज्यादा कंटेंट देना होता है और पूरा सिलेबस लेकर चलना होता है। बहुत प्रयास किया गया कि एक एक चीज जोड़ी जाए, लेकिन कुछ चीजें छूटी हैं। वो मैंने आपको जो 35 में 35 नंबर की तैयारी वाली सीरीज है उसमें करा रखी है। एक दो मैराथन वीडियो और भी हमारे चैनल पर है, उनको भी आप देख लीजिएगा, जिससे आपकी तैयारी बहुत आसान हो जाएगी और आपका कंप्यूटर पूरा रिवाइज हो जाएगा 3 से 4 घंटे में। तो इस वीडियो को लाइक करिए। और रही बात PDF की, तो फॉरेस्ट बैच में और जो आपका लोअर पीसेस बैच है वहां पर ये PDF उपलब्ध करवा दी जाएगी। अगर आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, वहां पर मैसेज करिए और हमारे साथ जुड़िए। आपको बेहतरीन कंटेंट हम उपलब्ध कराएंगे जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, और यहां से आपकी परीक्षा में प्रश्न बनेंगे। देखिएगा, जब परीक्षा हॉल में बैठे होंगे तो आपको पता चलेगा कि इस क्लास से ये प्रश्न आया था। अभी हाल की जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं, कंप्यूटर जहां पर पूछा गया है, वो सब हमारे चैनल के उपलब्ध कंटेंट से आया। बच्चे मैसेज करते हैं तो बाद में अच्छा लगता है। आप भी अच्छे अच्छे कमेंट करिएगा। और अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, वहां पर जाकर आप मैसेज करिए और अपने एग्जाम का नाम लिखिए। आपको पूरा कंटेंट हम सुव्यवस्थित ढंग से उपलब्ध कराएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।